दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिर दोस्त गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 15 नवंबर 2022। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज। दोस्तों आज बिहार न्यूज में सबसे पहले बात करते हैं कि बिहार में पासपोर्ट बनाने वाले लोगों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक सिवान, गोपालगंज, पटना, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार समेत कई जिलों में पासपोर्ट बनाने वाले लोगों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। खबर के अनुसार सबसे ज्यादा पासपोर्ट बनाने वाले जिलों में सिवान टॉप पर है, जबकि दूसरे नंबर पर गोपालगंज और तीसरे नंबर पर पटना जिला शामिल है। पटना जिले में हर महीने औसतन 28,000 लोग पासपोर्ट बना रहे हैं। इसकी संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। आपको बता दूं कि बीते 5 सालों में बिहार में पासपोर्ट बनाने वाले लोगों की संख्या में 1.5 गुना बढ़ोतरी हुई है। कोरोना काल के बाद पासपोर्ट बनाने वाले लोगों की संख्या में सबसे ज्यादा वृद्धि हुई है। सिवान जिले में लोग सबसे ज्यादा पासपोर्ट के लिए आवेदन कर रहे हैं। दोस्तों बात करेंगे कि देश भर में बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है, लेकिन एक हकीकत यह भी है कि भारत में हर साल करीब 15 लाख बच्चियों का बाल विवाह हो जाता है। यानी कि जब उन्हें पढ़ना चाहिए, अपने कैरियर पर फोकस करना चाहिए, उस दौरान वे विवाह के बंधन में बंध जाती है। भारत में दुनिया के 1/3 बालिका वधु है। ऐसे में बाल विवाह को खत्म करना अभी भी चुनौती बना हुआ है। इसमें भी देश के 8 राज्य ऐसे हैं जहां पर बाल विवाह के सबसे ज्यादा मामले सामने आते हैं। इसमें पश्चिम बंगाल, बिहार और त्रिपुरा टॉप 3 राज्यों में शामिल है। वहीं धर्म के आधार पर देखा जाए तो सबसे ज्यादा बाल विवाह मुस्लिम समुदाय में होती है। इसके बाद हिंदू समुदाय के लोगों में बाल विवाह किए जाते हैं। आपको बता दें कि भारत में लड़कियों के लिए विवाह की न्यूनतम उम्र, यानी कि भारत में लड़कियों की शादी की कम से कम उम्र 21 साल तय की गई है। उससे कम उम्र में शादी हो जाना इसे बाल विवाह कहा जाता है। दोस्तों बात करते हैं कि बीजेपी के हिंदुत्ववादी नेता गिरिराज सिंह ने महागठबंधन की सरकार पर जमकर के हमला बोला है। नीतीश कुमार का नाम लिए बिना उन्होंने कहा है कि जब से बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी है तब से अपराध का ग्राफ बढ़ गया है। अगर क्राइम रेट पर लगाम नहीं लगी तो फिर आने वाली पीढ़ी नीतीश कुमार के इस कार्यकाल को जंगल राज के तौर पर याद रखेगी। जब बिहार में ना तो शराबबंदी पर लगाम है और न ही क्राइम पर। इंडस्ट्रियल हब कहा जाने वाला बेगूसराय का विकास थमा तो फिर बिहार का विकास थम जाएगा, ये कहना है गिरिराज सिंह का। वहीं पर AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी पर हमला बोलते हुए गिरिराज सिंह ने कहा कि ओवैसी जहर उगलना बंद करें, जिन्ना के रास्ते पर ना चल करके देश के रास्ते पर चलें। पत्रकारों को संबोधित करते हुए गिरिराज सिंह ने इस बात का भी ऐलान किया है कि अगर NH 31 पर अवैध कब्जे करके बने कब्रिस्तान समेत सभी अतिक्रमण जिला प्रशासन ने 6 महीने के भीतर नहीं हटाए तो फिर आंदोलन का रास्ता अख्तियार किया जाएगा। हाईवे पर होने वाले हादसों की मुख्य वजह अवैध अतिक्रमण है। गिरिराज सिंह यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने नीतीश सरकार पर नाराजगी जताते हुए कहा है कि बेगूसराय को राज्य सरकार सूखाग्रस्त घोषित नहीं किया है, जिसके चलते बेगूसराय सूखा और बाढ़ का डंस झेल रहा है। और दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में प्रशांत किशोर राजनीतिक पार्टी बनाने की तैयारी में जुटे हुए हैं। इन सब के बीच उन्हें बड़ी कामयाबी मिलती नजर आ रही है। जहां राजनीति के चाणक्य कहा जाने वाला PK यानी कि प्रशांत किशोर अभी बिहार में जन सुराज यात्रा निकाल रहे हैं। जहां जनता के बीच जाकर के उनसे बात कर रहे हैं। इस बीच उन्होंने लोगों से अपनी नई पार्टी बनाने को लेकर के राय मांगी और इसी वजह से पश्चिम चंपारण की बेतिया में जन सुराज का जिला अधिवेशन हुआ। इस अधिवेशन में लोगों ने जन सुराज को राजनीतिक दल बनाने के पक्ष में अपना वोट किया। आपको बता दें कि प्रशांत किशोर को जनता का बड़ा सपोर्ट मिल रहा है। प्रशांत किशोर को करीब 97% से ज्यादा लोगों ने पार्टी बनाने के लिए सपोर्ट किया है। एक सभा को संबोधित करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा है कि जन सुराज प्रशांत किशोर की पार्टी नहीं है, ये आप सभी की पार्टी है। साथ ही जनता से ये बात भी कही कि हम किसी से डरने वाले नहीं हैं, न ही आपको किसी से भी डरने की जरूरत है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार सरकार रबी फसलों की सिंचाई की तैयारी में जुट गई है। इसके लिए सिंचाई के लिए पानी की जरूरत का नए सिरे से लक्ष्य निर्धारित होगा। सभी मुख्य अभियंताओं के लिए अपने अपने परिक्षेत्र में सिंचाई का क्षेत्र तय करके मुख्यालय को रिपोर्ट भेजने को कहा गया है। जब पिछले दिनों विभाग के सचिव की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय बैठक में रबी सिंचाई को लेकर के विस्तार से चर्चा की गई। इसमें हर हाल में जरूरतमंद खेत तक सिंचाई का पानी पहुँचाने की योजना बनाई गई। जल संसाधन विभाग खुद भी रबी सिंचाई के लिए कार्य योजना बनाने में जुट गया है। जब मुख्यालय स्तर से इसकी मॉनिटरिंग की जाएगी। उधर मुख्यालय के निर्माण के बाद डेहरी, नालंदा, गया, औरंगाबाद, भागलपुर, मोतिहारी, सिवान, सहरसा और दरभंगा मुख्य अभियंता परिक्षेत्र रबी सिंचाई को लेकर के लक्ष्य तय करने में जुट गया है।
दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में राजधानी पटना समेत तमाम जिलों में तेजी से न्यूनतम तापमान में गिरावट देखी जा रही है और ठंड में भी इजाफा होने लगा है। खास करके पिछले 24 घंटे में बिहार में न्यूनतम तापमान में 4.5 डिग्री तक कमी देखी गई है। इस साल अब तक के सबसे न्यूनतम तापमान समस्तीपुर के पूसा में दर्ज किया गया है, जब पूसा में न्यूनतम तापमान घट करके 11 डिग्री तक पहुंच गया है। यहाँ पर पिछले 24 घंटे में न्यूनतम तापमान में 4 डिग्री तक कमी आई है। मौसम विभाग की माने तो बिहार में पछुआ और फिर उत्तर पछुआ हवा का प्रभाव लगातार बना है, जिसकी वजह से राज्य के कई जिलों खास करके मैदानी इलाकों में इसका असर ज्यादा पड़ रहा है और न्यूनतम और फिर अधिकतम तापमान में बदलाव देखने को मिल रहा है। मौसम वैज्ञानिक मानते हैं कि अगले 48 घंटे में न्यूनतम तापमान में और गिरावट हो सकती है, साथ ही ठंड में भी बढ़ोतरी की संभावना बनी हुई है। वहीं अगले सुबह कई जिलों में कोहरे भी छाने लगे हैं। हालांकि अभी विजिबिलिटी पर खास असर नहीं पड़ा है और रेल के साथ साथ हवाई सेवा प्रभावित नहीं हो रही है, लेकिन 16 नवंबर के बाद घने कोहरे छाए रहने की भी संभावना जताई गई है। इसका असर सड़क से लेकर के रेल सेवा और फिर वायु सेवा पर भी पड़ेगा। दोस्तों कभी बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा लागू शराबबंदी कानून का सुर से सुर मिलाकर के समर्थन करने वाले पूर्व केंद्रीय मंत्री और जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे आरसीपी सिंह ने भी अब शराबबंदी कानून पर सवाल उठाते हुए इसे वापस लेने का मांग किया है। उन्होंने कहा है कि इसके कारण बिहार का विकास नहीं हो रहा है। उन्होंने शराबबंदी कानून पर सवाल उठाते हुए कहा है कि अब नीतीश कुमार को अपनी जिद छोड़ देना चाहिए, उसको बिहार में लागू शराबबंदी कानून को खत्म कर देना चाहिए। इसके अलावा आरसीपी सिंह ने जदयू को लेकर के कहा कि निकट के कुछ महीनों में ही इसका आरजेडी के साथ विलय होने वाला है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार बेकार का सपना देख रहे हैं, जहां अभी देश में पीएम को लेकर के कोई भी पद खाली नहीं है। हालांकि उन्होंने ये जरूर सलाह दिया है कि विपक्ष के पास पीएम के लिए कई वैकेंसी मौजूद है, उन्हें इनमें ट्राई करना चाहिए। उन्होंने बिहार सरकार की तरफ से नौकरी को लेकर के किए जा रहे वादों को लेकर भी कहा है कि बिहार में अपना चेहरा चमकाने के लिए सरकार रोजगार को बांट रही है, लेकिन इतने लोगों को बिहार सरकार वेतन कहां दे पाएंगी, ये बड़ा सवाल है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि बिहार में शराबबंदी को लेकर के राजस्व का नुकसान हो रहा है, इस कारण अब शराब को फिर से चालू कर देना चाहिए। दोस्तों बात करते हैं कि खबर राजधानी पटना की है, जहां एक लड़की अपने दोस्त की ब्लैकमेलिंग से परेशान हो चुकी है। लड़की का दोस्त उसकी फोटो और वीडियो वायरल करने की धमकी दे रहा है। दरअसल 2 साल पहले जान पहचान दोस्ती में बदल गई। इस बीच लड़के ने लड़की को झांसा देकर के उससे 2 साल में 13 लाख रुपए अकाउंट में ट्रांजैक्शन करवा लिए। जहां अब लड़की की शादी होने वाली है और वह जब उससे रुपए मांगने लगे तो फिर आरोपी उसे ब्लैकमेल करने लगा। तंग आकर के लड़की महिला थाने पहुंची और फिर आरोपी के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराई, लेकिन उसके बाद भी लड़के ने लड़की के ऑफिस के कुछ लोगों को उसकी आपत्तिजनक तस्वीर भेज दी, साथ ही उसके कुछ दोस्तों को भी फोटो भेज दी। यहाँ तक कि लड़की के होने वाले ससुराल के बारे में जानकारी जुटा लिया और फिर वहां भी फोटो और वीडियो वायरल कर देने की धमकी देने लगा। लड़की काफी परेशान हो चुकी है। फिलहाल उसने महिला थाने में शिकायत दर्ज कराई है, जिसके बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दिया है। पीड़ित लड़की ने अपने आवेदन में बताया है कि उसने 5 महीने पहले भी महिला थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस ने आरोपी को नोटिस दिया, लेकिन वे नहीं आया। लड़की सरकारी नौकरी करती है। आरोपी ने झांसे में लेकर के कुछ पर्सनल फोटो ले लिया। अब वे धमकी देने लगा कि 50 लाख रुपए दो या फिर शादी करो, जबकि वे पहले से शादीशुदा है। इस बीच लड़की की शादी तय हो चुकी है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में रहने वाले लोगों पर महंगाई की लगातार मार पड़ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक दशहरा के बाद बिहार के पटना, भागलपुर, पूर्णिया समेत सभी जिलों में सरसों तेल 15 रुपए प्रति लीटर तक महंगा हो गया है, जिसका सीधा सा असर आम आदमी पर पड़ रहा है। खबर के अनुसार बिहार के अलग अलग जिलों में सरसों तेल की कीमतों में 10 से 15 रुपए प्रति लीटर तक वृद्धि देखने को मिली है, जहाँ वहीं आटा की कीमतों में भी 20% की वृद्धि हुई है, जबकि अलग अलग कंपनियों के दूध का दाम 2 से 4 रुपए लीटर तक बढ़े हैं। आपको बता दें कि 3 महीने पहले 5 किलो के आटा का पैकेट 150 रुपए में आता था, लेकिन इसके दाम बढ़कर के 190 रुपए हो गए। वहीं दशहरा के बाद सरसों तेल के साथ साथ रिफाइंड के दामों में भी 15 रुपए लीटर तक की वृद्धि हुई है। दोस्तों बात करते हैं कि आज बिहार के समस्तीपुर, सीवान, सीतामढ़ी समेत 16 जिलों में पेट्रोल डीजल सस्ता हो गया है। वहीं बिहार के अन्य जिलों में पेट्रोल डीजल की कीमत में मामूली सी वृद्धि देखने को मिली है। हालांकि कुछ जिलों में आज भी पेट्रोल डीजल के दाम स्थिर है। खबर के अनुसार तेल कंपनियां हर दिन सुबह के समय पेट्रोल डीजल का रेट जारी करती है। ये रेट इंटरनेशनल बाजार में चल रहे कच्चे तेल के भाव के तहत जारी की जाती है। आज यानी कि 15 नवंबर को भी पेट्रोल डीजल के रेट जारी किए गए हैं। आपको बता दूं कि आज बिहार के औरंगाबाद, समस्तीपुर,
सिवान, सीतामढ़ी, दरभंगा, भोजपुर, गया, गोपालगंज, कैमूर, नवादा और बेतिया में पेट्रोल डीजल की कीमतों में गिरावट देखने को मिली है, हल्की सी गिरावट देखने को मिली है। इसलिए आप जल्द से जल्द पेट्रोल डीजल के दाम चेक कर लें और फिर अपने टैंक भरवा लें। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने रोजगार को लेकर के भाजपा पर फिर से हमला किया है। जब रविवार को दिल्ली से लौटे तेजस्वी यादव ने मीडिया से बात करते हुए नौकरी देने से संबंधित एक सवाल के जवाब में कहा कि हमारी महागठबंधन सरकार ने 3 महीने में ढेर सारे नियुक्तियां पत्र बांटे हैं। 16 नवंबर को हम लोग 10,000 से अधिक लोगों को रोजगार देने जा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि भाजपा के जो लोग हमारी सरकार से हिसाब मांग रहे हैं उन्हें ठीक से गिनती नहीं आती है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि केंद्र सरकार ने प्रत्येक साल 2 करोड़ के हिसाब से रोजगार देने का वादा किया था। भाजपा बताएं कि 8 साल में केंद्र में उसने कितने रोजगार दिए। तेजस्वी यादव ने कहा कि जब भाजपा के लोग सरकार में थे तो फिर सिर्फ जुमलेबाजी करते थे, अब हिसाब मांग रहे हैं। उन्होंने कहा कि हिसाब मांगना गलत नहीं है, इसी पर चर्चा होनी चाहिए, हम हिसाब देने के लिए तैयार हैं। तेजस्वी यादव ने आगे कहा कि भाजपा के लोग जनता से अपनी कमियां छुपाने के लिए मुद्दे से भटक रहा है। जनता अब भाजपा की सच्चाई जान चुकी है। जब बिहार पुलिस में बहाल हुए 10,059 नए पुलिस कर्मियों को वर्किंग यूनिफॉर्म में राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा नियुक्ति पत्र दिया जाएगा, ये बातें तेजस्वी यादव ने कही है। दोस्तों बात करते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा की तैयारियों को लेकर के दिग्विजय सिंह और जयराम रमेश रविवार को पटना पहुंच गए। इस अवसर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और फिर पूर्व केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश ने कहा कि बिहार में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत 28 दिसंबर को बांका से होगी। 17 जिलों से गुजरती हुई करीब 1200 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद यात्रा का समापन बोधगया में होगा। हालांकि इस यात्रा में राहुल गांधी शामिल नहीं होंगे। यात्रा में शामिल होने के लिए कांग्रेस ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से भी आग्रह किया है। जयराम रमेश ने कहा कि राहुल गांधी कन्याकुमारी से श्रीनगर तक भारत जोड़ो यात्रा निकाले हुए हैं। उनकी टीम 120 कांग्रेस के नेता शामिल है, इनमें बिहार की कन्हैया कुमार समेत 5 कांग्रेसी शामिल है। उन्होंने बताया है कि इसमें राहुल गांधी के बाद कन्हैया कुमार की लोकप्रियता है, मीडिया और आम लोगों में उनकी बहुत ज्यादा डिमांड है। उन्हें सुनने के लिए लोग इस यात्रा में आते हैं। जयराम रमेश ने कहा कि ये यात्रा तमिलनाडु से शुरू होकर के अब महाराष्ट्र पहुंच चुकी है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में शराब बालू माफियाओं का राज है। नीतीश सरकार का महागठबंधन बिहार में फेल हो चुकी है, लॉ एंड ऑर्डर भी फेल हो चुका है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में शराब बालू माफियाओं का राज है। नीतीश सरकार का महागठबंधन बिहार में फेल हो चुकी है, लॉ एंड ऑर्डर भी फेल हो चुका है। ये बातें रविवार को स्थानीय परिसदन में भाजपा के विधान पार्षद विपक्ष के नेता सम्राट चौधरी ने कही है। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि नीतीश कुमार ने बिहार को कलंकित करने का कार्य किया है। जो जंगल राज लालू जी ने किया था उसे नीतीश कुमार दोबारा उस जगह पर पहुंचाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि वे खुद अपने आप को केयर केटर कहते हैं। इसके साथ ही सम्राट चौधरी ने कहा कि जिस दिन बिहार की कुर्सी से नीतीश हटेंगे उसी दिन वे अपने सिर से पगड़ी उतारेंगे, क्योंकि बिहार की अस्मिता नौजवानों और बिहार को विकसित करने का सवाल है। जब बिहार को नीतीश जैसे राजा की जरूरत नहीं बल्कि सेवक की जरूरत है। साथ ही उन्होंने कहा कि भाजपा में नीतीश कुमार के लिए हमेशा के लिए दरवाजा बंद हो चुका है। भाजपा अकेले 2024-25 में चुनाव लड़ेगी, अकेले दम पर सरकार बनाएगी। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के शेखपुरा में गांव के एक दबंग ने नल का जल बंद कर दिया। नल जल बोरिंग तक पहुंचाने वाले बिजली के तार को भी काटा और लेकर चला गया। यह मीटर भी क्षतिग्रस्त कर दिया। इतने से भी मन नहीं भरा तो फिर ऑपरेटर को भगा करके नल जल बोरिंग पर भी ताला जड़ दिया। यह डर से वार्ड सदस्य रिंकू देवी ने त्याग पत्र दे दिया। ये पूरा मामला शेखपुरा जिले के बड़बिघा प्रखंड के अंतर्गत जयरामपुर थाना क्षेत्र के त्यूस पंचायत के अंतर्गत नरसिंहपुर गाँव के वार्ड नंबर 16 से जुड़ा हुआ है। दोस्तों बात करते हैं कि बेतिया में चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने एक साथ मोदी, लालू और नीतीश कुमार पर जम करके हमला बोला है। इसके अलावा उन्होंने बेतिया MJK कॉलेज में जिला अधिवेशन में जम करके सभी दलों पर टिप्पणी की। प्रशांत किशोर के बयान के बाद बिहार राजनीति में सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। हर किसी की जुबान पर प्रशांत किशोर की ही चर्चा है। प्रशांत किशोर ने कहा है कि बिहार के लोगों को मोतियाबिंद नहीं बल्कि मोदियाबिंद हो गया है। जब बिहार के लोगों को पाकिस्तान और चीन में क्या हो रहा है ये तो दिख रहा है,
लेकिन अपने गली की सड़क टूट गया है ये नहीं दिख रहा है। लोगों को इस मोदिया बिन से बाहर निकालने की जरूरत है। हमें अपराध वाला जंगल राज भी नहीं लाना है और अफसरशाही वाला जंगल राज चल रहा है उसे भी हटाना है। हमें तीनों को, मोदी, लालू और नीतीश को हटाना है, तब विकास बिहार में बढ़ेगा। जब बिहार के विकास की किसी को भी नहीं चिंता है, ये बातें उन्होंने कहा है। उन्होंने कहा है कि भाजपा को सिर्फ बिहार से 30 से 35 सीटें एमपी का चाहिए और इसके विकास से उसको कोई मतलब नहीं है। लालू को उनका बेटा मुख्यमंत्री बने, बस उनकी यही चाहत है और नीतीश कुमार बुढ़ापा में मुख्यमंत्री बने रहे, उनकी बस यही चाहत है। बिहार के बेहतरी के लिए किसी को भी कोई मतलब नहीं है, जहाँ किसी से भी कोई मतलब नहीं है। अपने स्तर पर सभी लोग मजे ले रहे हैं, बिहार के विकास के लिए किसी को भी कोई चिंता नहीं है। दोस्तों, बिहार के बेतिया के नवलपुर की रोहुआ नदी में अजीब गरीब मछली मिली है। इस मछली की 4 आंखें और हवाई जहाज जैसे पंख है। इस मछली का नाम सकर माउथ कैटफिश है। ये मछली अमेरिका के अमेजन नदी में पाई जाती है। ये मछली अब चर्चा का विषय बन गई है। लेकिन हैरानी वाली बात यह है कि ये मछली नदी के इकोसिस्टम के लिए खतरनाक होती है। यह सकर माउथ कैटफिश मांसाहारी होती है जो छोटे जलीय जीवों को खा जाती है, जिससे नदी का पर्यावरण तंत्र बिगड़ जाता है। मछली पकड़ने वाले मछुआरे बिकाऊ चौधरी ने बताया है कि रविवार की सुबह वह रोहुआ नदी में मछली पकड़ने गया था। जैसे ही उसने नदी में जाल फेंका वैसे ही ये मछली फंस गई। देखने में ये मछली काफी अलग थी, जिसके चलते मछुआरे इसे अपने घर ले आया, जिसके बाद गाँव में मछली चर्चा का केंद्र बन गई। वन अधिकारी बताते हैं कि ये मछली भारतीय नदियों के लिए खतरा है। यह मांसाहारी मछली छोटे जलीय जीवों को खा जाती है। दोस्तों, बात करते हैं कि 3 दिन पहले बिहार के भागलपुर में मिड डे मील का खाना खाने से करीब 200 छात्र बीमार पड़ गए थे। छात्रों ने शिकायत की थी कि खाने में छिपकली मिली थी। इस पर प्रिंसिपल ने कथित रूप से छात्रों से कहा था कि छिपकली नहीं, बैगन है, खा लो। अब वैशाली जिले में एक नया मामला सामने आया है। यहाँ मिड डे मील के खाने में कीड़ा निकल गया। छात्रों ने प्रिंसिपल से शिकायत की। प्रिंसिपल ने कथित रूप से जवाब दिया है कि कीड़ों में विटामिन होती है, चुपचाप खा लो। एक रिपोर्ट के मुताबिक ये मामला बिहार के वैशाली के लालगंज में अतुल्लाहपुर मिडिल स्कूल का है। जब 12 नवंबर को जब छात्र मिड डे मील खाने बैठे थे तो फिर उन्होंने खाने में कीड़े की शिकायत की, लेकिन प्रिंसिपल मोहम्मद मिसवाउद्दीन ने शिकायत को नजरअंदाज कर दिया। प्रिंसिपल पर आरोप है कि उन्होंने छात्रों की पिटाई भी कर दी। इसके कारण कथित रूप से एक छात्र का हाथ भी टूट गया। इसके बाद स्थानीय लोगों ने स्कूल पहुंच करके हंगामा किया। जिस बच्ची का हाथ टूटा है उसने रोते हुए मीडिया को बताया है कि प्रिंसिपल ने बाल नोचते हुए हाथ मरोड़ दिया। हालांकि ये साफ नहीं है कि बच्ची के साथ कथित मारपीट मिड डे मील के खाने को लेकर हुई है या फिर कोई दूसरी बात को लेकर। आरोपों पर प्रिंसिपल ने सफाई दी है कि उन्होंने कीड़े में विटामिन वाली बात नहीं की है। उन्होंने कहा है कि 100 तरह की बातें हो रही है। आप लोगों से हम आग्रह करेंगे कि इस गाँव के लोग स्कूल के संचालन को आकर के देखें। दोस्तों, 5 दिन पहले की बात है जब नीतीश कुमार ने पूरे सरकारी अमले की बैठक करके ये कहा था कि पुलिस और उत्पाद विभाग की टीम शराब पीने वालों को पकड़ने के बजाय शराब बेचने और फिर सप्लाई करने वालों को पकड़ने पर ध्यान दे। उसका असर देखिए, उत्पाद विभाग का लंबा चौड़ा अमला बिहार उत्तर प्रदेश की सीमा पर हाईवे पर खड़ा हो गया। पूरी नाकेबंदी करके हाईवे पर जो भी लोग जा रहे थे उनकी ब्रेथ एनालाइजर से जांच की और 75 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। वाकया बिहार के गोपालगंज जिला का है। गोपालगंज शहर से थोड़ी दूरी पर ही उत्तर प्रदेश का बॉर्डर है। NH 28 दोनों राज्यों को जोड़ती है। शनिवार की रात उत्पाद विभाग का पूरा अमला बॉर्डर के पास हाईवे पर नाकाबंदी करके खड़ा हो गया। जो भी लोग हाईवे से गुजर रहे थे उन्हें रोक करके ब्रेथ एनालाइजर मशीन से चेकिंग की गई। ये जाने बगैर कि कौन कहां जा रहा है, उत्पाद विभाग ने ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट में शराब की पुष्टि करके 75 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। दोस्तों, बात करेंगे कि अयोध्या के पास धनीपुर गांव में बनने वाली प्रस्तावित बाबरी मस्जिद अयोध्या का निर्माण अगले साल 26 जनवरी से शुरू होने की संभावना है। इंडो इस्लामिक कल्चर फाउंडेशन ट्रस्ट के एक पदाधिकारी के अनुसार जो मस्जिद के निर्माण की देखरेख करेगा, नक्शे की मंजूरी, भूमि उपयोग को बदलने सहित सभी आवश्यक और औपचारिकताएं अगले कुछ दिनों में पूरी की जाएगी। अयोध्या में ट्रस्ट के एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने कहा है कि अयोध्या विकास प्राधिकरण भूमि आयोग को बदलने के लिए प्रस्ताव भेजेगा। मानचित्र को भी जल्द ही मंजूरी दी जाएगी। आवश्यक कागजी कार्रवाई पूरी होने के बाद निर्माण कार्य
शुरू हो जाएगा। उन्होंने कहा कि ट्रस्ट ने इस साल मई में पहले ही जिला अधिकारियों को नक्शा जमा कर लिया था, लेकिन एनओसी बाकी था, जिसके परिणाम स्वरूप निर्माण कार्य शुरू करने में देरी हुई। उन्होंने यह भी कहा कि दमकल विभाग ने भी आपत्ति जताई थी, क्योंकि प्रस्तावित मस्जिद की ओर जाने वाली सड़क पर्याप्त चौड़ी नहीं थी। पदाधिकारी ने कहा कि हालांकि इस शर्त पर एनओसी जारी किया गया कि सड़क की चौड़ाई बढ़ाई जाएगी। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में मुजफ्फरपुर के कुरनी विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है, इसे लेकर के सरगर्मी तेज है। कल महागठबंधन से जेडीयू प्रत्याशी को टिकट मिला है, वहीं कल वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी ने कुरनी उपचुनाव में अपने प्रत्याशी उतारने की बात की। आज पार्टी अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान भी कर दिया है। उन्होंने कहा कि बिहार में वीआईपी पार्टी और निषाद समाज एक बड़ा पॉलिटिकल फैक्टर बन गया है। ये बातें वीआईपी के अध्यक्ष मुकेश सहनी ने कही है। उन्होंने कहा कि बड़े बड़े दल हमसे डरते हैं, हम क्या निर्णय लेंगे ये बात वो लोग सोचते हैं। मुकेश सहनी ने कहा है कि हम जो भी निर्णय लेंगे अपने दुश्मन को देख करके लेंगे। जेडीयू से मनोज कुशवाहा को उपचुनाव में प्रत्याशी बनाए जाने पर कहा है कि आरजेडी के पास अनिल सहनी थे, सहनी तो सारे हमारे ही लोग हैं। जेडीयू के पास पहले भी अपना उम्मीदवार था। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में जातीय जनगणना और ओबीसी आरक्षण का मुद्दा तुल पकड़ रहा है। जहां बिहार महागठबंधन के लगभग सभी दलों ने ओबीसी आरक्षण का दायरा बढ़ाने की बात पर सहमति जताई है। रविवार को उपेंद्र कुशवाहा ने भी इस मुद्दे पर अपनी बात रखी और साफ कह दिया है कि हमारी पार्टी केंद्र पर दबाव डालेगी, आरक्षण को बढ़ाना चाहिए। उपेंद्र कुशवाहा ने 50% से ज्यादा आरक्षण देने के मुद्दे पर कहा है कि हमारी पार्टी केंद्र पर दबाव डालेगी कि ओबीसी आरक्षण को 27% से बढ़ाया जाए। ये केंद्र सरकार का विषय है, उनको सुनना चाहिए। अगर नहीं सुनती है तो फिर हमारी पार्टी पहले तो दबाव बनाएगी। उन्होंने कहा है कि केंद्र के स्तर पर ओबीसी का आरक्षण लागू करने के दौरान भी काफी कटौती की गई थी। कहा गया था कि 50% से ज्यादा रिजर्वेशन देना संभव नहीं है। आगे उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि अब साल 2022 में आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों के लिए 10% आरक्षण लागू किया गया है। इसका मतलब है कि आरक्षण का दायरा 50% से ज्यादा बढ़ चुका है। अब जो ये बैरियर टूटा है तो फिर भारत सरकार को भी 50% वाला बैरियर तोड़ना चाहिए। देश भर में ओबीसी और बाकी के रिजर्वेशन को बढ़ाने की जरूरत है तो फिर बढ़ाना चाहिए। दोस्तों बात करते हैं कि आरजेडी चीफ लालू प्रसाद यादव की सिंगापुर में रहने वाली बेटी अपने पिता को एक गुर्दा दान करेगी, यानी कि किडनी दान करेगी। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा है कि बहन रोहिणी आचार्य का किडनी मैच हुआ है, इसलिए वही किडनी डोनेट करेगी। आपको बता दूं कि लालू प्रसाद यादव 74 साल के हैं। पिछले महीने सिंगापुर से वे लौट चुके हैं, जहां से वे अपने गुर्दे की समस्या के इलाज के लिए गए थे। जब कई स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे आरजेडी अध्यक्ष को वहां के डॉक्टरों ने गुर्दा प्रत्यारोपण की सलाह दी है। लालू प्रसाद यादव को बहन रोहिणी आचार्य की ओर से किडनी डोनेट करने पर तेजस्वी यादव ने कहा है कि डॉक्टरों के सलाह के अनुसार परिवार में से कोई किडनी डोनेट करे तो फिर बेहतर है। जो बेस्ट मैच था, टेस्ट में रोहिणी दीदी का किडनी मैच हुआ। हालांकि रोहिणी दीदी के अलावा कई लोग परिवार में किडनी डोनेट के लिए इच्छुक थे। चूंकि रोहिणी दीदी वहां रहती है और वे ज्यादा इच्छुक है, इसीलिए वही पापा को किडनी डोनेट करेंगी। दोस्तों बात करते हैं कि लखनऊ में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय सब जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप में कटिहार के राजहाता निवासी 13 वर्षीय सौम्या भारती बिहार का प्रतिनिधित्व करेगी। सौम्या भारती कटिहार की पहली महिला बालिका खिलाड़ी है जिसने बैडमिंटन में राष्ट्रीय खिलाड़ी होने का गौरव प्राप्त किया है। सौम्या सिर्फ 13 साल की है, स्थानीय केंद्रीय विद्यालय में कक्षा 8 की छात्र है। सौम्या ने इस साल बिहार बैडमिंटन संघ द्वारा आयोजित 3 सब जूनियर रैंकिंग बैडमिंटन टूर्नामेंट में 2 की विजेता और फिर 1 की उप विजेता रही है। जहां लखनऊ में इसी माह भारतीय बैडमिंटन संघ द्वारा आयोजित अखिल भारतीय सब जूनियर चैंपियनशिप में बिहार का प्रतिनिधित्व करेगी। सौम्या इस साल सब जूनियर अंडर 13 एकल के 3 खिताब के अलावा अंडर 15 डबल का खिताब भी जीत चुकी है, जबकि इसी वर्ग में 1 बार उप विजेता और फिर अंडर 17 डबल की 1 बार उप विजेता रही है। बिहार बैडमिंटन का ये साल सौम्या भारती के नाम रहा है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के कटिहार जिले में गंगा नदी के कटाव से नाराज सेना के जवान ने कहा कि अगर मेरा घर कटाव की भेंट चढ़ा तो फिर मैं एक नहीं बल्कि 10 लोगों को गोली मार देंगे। जवान ने शासन प्रशासन से अपने गांव की सुरक्षा करने की भी गुहार लगाई है। जब बागमरा पंचायत की हरियाणा में तैनात सेना के जवान चंदन यादव ने बताया है कि वे छठ पूजा के अवसर पर घर आए हुए थे, जहां अब उनकी छुट्टी समाप्त होने वाली है। जवान का घर बागमरा दुर्गा स्थान के आसपास है। गंगा नदी का कटाव ठीक चंदन यादव के घर के सामने हो रहा है। चंदन यादव ने कहा है कि हम देश की सेवा में 24 घंटे रह करके लोगों को सुरक्षा देते हैं, परंतु 2 दिनों में बागमरा
में कटाव तेज गति से हो रहा है। नेता जल संसाधन विभाग के अभियंता सहित अधिकारी मुंह चिराने के लिए कटाव स्थल आते हैं, परंतु कटाव रोकने के लिए कोई भी कुछ उपाय नहीं करते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में नए ईंट भट्टे लगाने के लिए नए मानक निर्धारित किए गए हैं। जब पहले सरकार ने ये व्यवस्था रोक दी थी, अब नए मानक में नए जिग जैक तकनीक अपनाने को प्राथमिकता में रखा गया है। इसे लेकर के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की अनुशंसा पर बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद ने निर्देश जारी किया है। इसके तहत स्कूल, अस्पताल, सरकारी कार्यालय, कम से कम 25 पेड़ वाले बगीचे और 200 की आबादी वाले टोलों से ईंट भट्टे की दूरी कम से कम 800 मीटर रहेगी। वहीं 2 ईंट भट्टे के बीच की दूरी कम से कम 1 किलोमीटर होगी। दोस्तों बात करते हैं कि महागठबंधन की सरकार बनते ही सबसे ज्यादा नुकसान बीजेपी को ही हुआ है। भारतीय जनता पार्टी मौजूदा सरकार पर हमला बोलने का एक भी मौका नहीं छोड़ रही है, लगातार सरकार की नाकामियों को सामने ला रही है। इसी दौरान एक बार फिर से बेगूसराय के सांसद गिरिराज सिंह ने बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर के सीएम नीतीश कुमार को जम करके हमला बोला। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार विफल हो रहे हैं, ये आंकड़े साफ बता रहे हैं। गिरिराज सिंह ने कहा कि बेगूसराय बिहार में जब से नीतीश कुमार भाजपा को छोड़ करके राजद के साथ गए हैं, तब से अपराध चरम पर है। ये आंकड़ों में है। नीतीश कुमार से ना अपराध बंद हो रहा है और ना ही शराब बंद हो रहा है। वहीं उन्होंने राहुल गांधी के बिहार में प्रस्तावित भारत जोड़ो यात्रा को लेकर के हमला बोला। गिरिराज सिंह ने कहा कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के तहत जहां गए हैं वहां कांग्रेस छोड़ो अभियान चल रहा है। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा नहीं बल्कि टुकड़े टुकड़े गैंग को जोड़ने के लिए, भारत को दुनिया में बदनाम करने के लिए यात्रा कर रहे हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार की राजधानी पटना समेत बिहार के सभी जिले में तापमान में तेजी से गिरावट देखने को मिल रही है। जब बिहार के कुछ शहरों का न्यूनतम तापमान 4.5 डिग्री तक नीचे चला गया है। इसी सीजन का सबसे कम तापमान समस्तीपुर की पूसा में दर्ज किया गया। पूसा का न्यूनतम तापमान सुबह में 11 डिग्री दर्ज किया गया। पिछले 24 घंटे में यहाँ के न्यूनतम तापमान में 4.4 डिग्री की कमी आई। जहाँ वहीं मौसम विभाग के पूर्वानुमानों के माने तो राजधानी पटना में भी ठंड में बढ़ोतरी हुई है। यहाँ का न्यूनतम पारा 2.8 डिग्री की गिरावट के साथ 14.4 डिग्री दर्ज किया गया है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो बिहार में पछुआ और फिर उत्तर पछुआ हवाओं का प्रभाव तेजी से बढ़ रहा है। इसका असर बिहार सहित अन्य मैदानी इलाकों में अधिकतम और फिर न्यूनतम तापमान पर देखने को मिल रहा है। आने वाले 1-2 दिनों में हवा की गति और बढ़ने की संभावना है, जिसके चलते ठंड में और बढ़ोतरी हो सकती है। दोस्तों बात करते हैं कि कहा जाता है कि अगर कुछ करने की तमन्ना और फिर जज्बा हो तो फिर कोई भी काम मुश्किल नहीं है। ऐसा ही कुछ कर रहे हैं बिहार के बक्सर जिले के चौसा प्रखंड के सरेंजा गांव के रहने वाले चंदन चौबे ने। आमतौर पर पर्वतारोहण के लिए बिहार में कोई सुविधा नहीं है, लेकिन नंदन ने अपनी जिद की बदौलत न केवल ऊंची चोटियों पर चढ़ाई की, बल्कि माउंट कनामो की चोटी पर सबसे लंबा तिरंगा फहरा करके विश्व रिकॉर्ड भी बना दिया है। जी हाँ, नंदन ने पिछले अगस्त महीने में हिमालय की 2 ऊंची चोटियों पर फतह करके विश्व रिकॉर्ड बनाने में सफलता हासिल की है। आपको बता दूं कि नंदन बिहार के रहने वाले हैं, बिहार के बक्सर के रहने वाले हैं। जी हाँ, अगस्त महीने में हिमालय प्रदेश में मनाली और फिर लेह के बीच स्थित माउंट यूनाम और फिर लाहौल स्प्रित जिले में स्थित माउंट कनामो पर फतह हासिल की है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार और झारखंड में रहने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार के रोहतास और झारखंड के पलामू के बीच पंडुका गांव में सोन नदी पर पुल का निर्माण किया जाएगा। इसको लेकर के तैयारियां की जा रही है। खबर के अनुसार सोमवार को केंद्रीय पथ परिवहन मंत्री नितिन गडकरी रोहतास आए। इस दौरान वो यहाँ पुल का शिलान्यास किया। इस पुल के निर्माण होने से बिहार और फिर झारखंड के लोगों का आवागमन सुगम हो जाएगा, साथ ही साथ लोगों को यात्रा में सहूलियत होगी। आपको बता दूं कि 2 लेन की इस पुल की लंबाई 2 किलोमीटर से अधिक होगी। इसे बनाने में सरकार के द्वारा करीब 196 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। रोहतास के लोगों को झारखंड के गरवा जाने में 200 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है, लेकिन इस पुल के निर्माण होने से अब मात्र 2 किलोमीटर की दूरी सिमट जाएगी। यानी कि कहां 200 किलोमीटर और कहां मात्र 2 किलोमीटर। इससे बिहार और झारखंड में रहने वाले लाखों लोगों को फायदा होगा। तो दोस्तों बात करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल की यानी कि जेडीयू की राजनीति एक दूसरे का विरोध करने की है। दोनों दलों के नेता एक दूसरे को कोसने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते, लेकिन सोमवार को नजर ऐसा ही नहीं था, जब बिहार की रोहतास जिले में झारखंड से जोड़ने वाले पुल के शिलान्यास के मौके पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने एक दूसरे की इतनी तारीफ की कि कार्यकर्ता भी चक्कर में पड़ गए कि आखिर ये माजरा क्या है भाई। बीजेपी के नेता
आरजेडी की तारीफ कर रहे हैं और आरजेडी नेता बीजेपी की तारीफ कर रहे हैं। जी हां, तेजस्वी यादव ने नितिन गडकरी को विकास का दूसरा नाम बताया। उन्होंने कहा है कि काम करने वालों का गुणगान हर जगह होता है, चाहे उसकी विचारधारा कुछ भी हो। तेजस्वी यादव ने नितिन गडकरी की तारीफ करते हुए कहा है कि उनसे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला है। जहां उन्होंने बिहार की योजनाओं के लिए नितिन गडकरी की दरियादिली की तारीफ करते हुए कहा है कि वे पार्टी नहीं बल्कि विकास के लिए काम करते हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी तेजस्वी यादव के विकास की उम्मीद जताई है। जहां उन्होंने तेजस्वी यादव को संबोधित करते हुए कहा है कि बिहार में जल मार्ग की काफी संभावना है। जहां वे चाहते हैं कि पटना में पानी से उड़ान भरने वाला जहाज उड़ान भरे। उन्होंने तेजस्वी यादव को कहा कि आप सड़कों की योजनाएं लेकर के आए, सभी को पूरा किया जाएगा। एथेनॉल को ईंधन के रूप में बढ़ावा देने के लिए भी नितिन गडकरी ने तेजस्वी यादव से आगे आने की अपील की है। दोस्तों, बात करते हैं कि कल सोमवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जनता दरबार लगा। जी हां, जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने बिहार के अलग अलग जिलों से पहुंचे 84 लोगों की समस्याओं को सुना और संबंधित विभागों के अधिकारियों को समाधान के लिए समुचित कार्रवाई के निर्देश दिए। कल सामान्य प्रशासन विभाग, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, समाज कल्याण विभाग, पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, वित्त विभाग, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, कला संस्कृति एवं युवा विभाग, श्रम संसाधन विभाग तथा आपदा प्रबंधन विभाग से संबंधित मामलों पर सुनवाई हुई। कल जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम में पश्चिमी चंपारण की भितिहरवा से आए एक फरियादी ने मुख्यमंत्री से गुहार लगाते हुए कहा कि मेरे परिवार वालों का कोरोना के कारण अनुमंडल अस्पताल में ही निधन हो गया। जब कोविड जांच भी पॉजिटिव आ गया, उसके बाद भी स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी इसे मानने को तैयार नहीं है। कोरोना से मृत्यु के बाद मिलने वाली सहायता राशि अब तक नहीं मिल पाई है। वहीं मुंगेर जिला से आए एक महिला ने भी मुख्यमंत्री से गुहार लगाते हुए कहा कि मेरे पति की भागलपुर सरकारी अस्पताल में वर्ष 2021 में ही कोरोना से जान चली गई थी, मगर अब तक किसी प्रकार का सहायता राशि नहीं मिल पाया है। दोस्तों, बात करते हैं कि पटना हाईकोर्ट ने बड़ी संख्या में सूचीबद्ध अवमानना वादों पर सुनवाई करते हुए राज्य के मुख्य सचिव, डीजीपी और विभिन्न विभागों के अधीक्षकों को 17 नवंबर 2022 को तलब किया है। ए अमानुल्लाह की खंडपीठ ने 150 से भी अधिक अवमानना वादों पर सुनवाई करते हुए कहा है कि अदालती आदेश का पालन नहीं किया जाना गंभीर मामला है। पटना हाईकोर्ट में बड़ी संख्या में अदालती आदेश का पालन नहीं किए जाने पर अदालती अवमानना दायर किया जा रहा है। अदालती अवमानना के वादों की सुनवाई के दौरान किए गए अदालती आदेश का सरकारी विभागों और फिर अधिकारियों द्वारा पालन नहीं किया जाता है। कोर्ट ने इस स्थिति पर गंभीर चिंता जाहिर की, जब कोर्ट ने इन अधिकारियों से सुझाव भी देने को कहा। कोर्ट इन अधिकारियों से ये भी जानना चाहता है कि अदालती अवमानना के मामलों में कोर्ट के आदेश का कैसे शीघ्र अनुपालन किया जाएगा। दोस्तों, आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।